जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी क्लास है, जो कल के क्वेश्चन किए थे उनके आगे जो क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज की नेक्स्ट एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है, तो आज उन थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे आज हम ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, यदि सदिश वेक्टर ए बी और सी इस प्रकार है कि हमारे पास सदिश ए बी सी का संबंध बता दिया है कि हमारे पास जो सदिश है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसे 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 दे दिया है और सदिश ए का मापांक दे दिया है, सदिश बी का मापांक दे दिया है तथा सदिश सी का मापांक दे दिया है। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि ए तथा बी का अदिश गुना धन बी तथा सी का अदिश गुना धन सी तथा ए का अदिश गुना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ दे दिया है a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देने की बात ये रहेगी कि आपको एक फॉर्मूला होता है बेसिक, वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a धन b धन c का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सॉरी है ना, ये बाहर रहेगा 2ab प्लस bc प्लस ca। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि जिसकी यहाँ या जिसकी इस यूनिट में हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ हमें दे दिया है a धन b धन c बराबर से 0। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर से 0। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का मापांक ले लेते हैं, या a प्लस बी प्लस सी का मापांक ले लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0 का मापांक लेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या गुना करो आप करो 0 ही आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम एक चीज करके देखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करके देखते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है a इंटू बी बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं वर्ग? क्योंकि इसका वर्ग करने से क्या होगा, देखिए इसका वर्ग करने से हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल रहा है और वही हमें फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका हमने वर्ग किया तो हमारा आंसर आ सकता है। करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, ये हम क्या लिखेंगे इसको, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का स्क्वायर बराबर इसे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसका वर्ग मैंने फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, ये इसका मापांक का वर्ग है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर a धन मॉड ऑफ वेक्टर b धन मॉड ऑफ वेक्टर c। ठीक है, तीनों का स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 गुणित ए बी का अदिश गुना धन बी सी का अदिश गुना धन सी ए का अदिश गुना। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था और उसमें हमने वैल्यू पुट करी। अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है ए बी धन बी सी धन सी ए, और ये हमें फाइंड करना है। तो हम ये समझ गए कि इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास a का मापांक b का मापांक और c का मापांक दिया है। a का मापांक b का और c का मापांक के मान हमें दिए, तो हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू हमें दे दी है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, पर यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर धन b की वैल्यू हमें दे दी है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर धन c की वैल्यू हमें दे दी है 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर धन ये 2, ये एज इट इज। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा, ये जैसे क्या वैसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 धन 2 गुणित ये जो है यहाँ पर ये बराबर से 0।
अब जब ये धन में है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 9 और 6 कितना हो जाता है 15, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, 16 और 9 कितने होते हैं 25, सॉरी ये गलत हो गया है ना, ये 16 है, मैं 6 समझ रहा था। तो 16 और 9 कितने होते हैं 25, और 25 और 25 कितने हो जाएगा 50। धन 2 गुणित ये जो है जैसे का वैसा बराबरी से 0। अब यहाँ इसके आगे क्या सॉल्व करते हैं हम, ये 50 धन 50 इधर का है, में धन में इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणित ऋण 50 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है ए बी धन बी सी धन सी ए बराबर से ऋण 50/2। ठीक है, इसको काटेंगे तो ऋण 25 बार जाएगा, ये 25 दूनी 50 होता है, या 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो बराबर से कितना आएगा हमारे पास ऋण 25। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास ऋण 25। तो ये कल के क्वेश्चन से एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, जिसको हमने सॉल्व किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये कैसे करना है आपको दिखा दिया। ज्यादातर क्वेश्चन में जो इस टाइप के आएंगे उसमें क्या करना रहेगा, जो दिया रहेगा उसका वर्ग करके ही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसके ज्यादातर क्वेश्चन में इस टाइप से करना है हमको। ठीक है, तो आगे और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपको ये बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जैसे ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पिछले क्लासेस में आपने जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन है हमारे पास दो सदिश दे दिए हैं a और b। तो a और b कोई सदिश है, वेक्टर a और वेक्टर b कोई सदिश है। ठीक है, उनके मापांक हमें दे दिए गए हैं। क्या दे दिए गए हैं उनके मापांक, a का मापांक 2 दे दिया है और b का मापांक कितना दे दिया है 3 दे दिया है। ठीक है, आई बात समझ में। और a इंटू बी, a और b का अदिश गुना का मान भी दे दिया है हमारे पास 3। a और b का अदिश गुना का मान भी दे दिया है 3। तो a ऋण b ये 4 है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a ऋण b का मापांक का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। यदि दो सदिश a और b इस प्रकार है कि a का मापांक 2 और b का मापांक 3 हो एवं a और b का अदिश गुना 4 हो, तो a ऋण b का मापांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या होगा यहाँ पर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं हम एक काम करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। क्या होगा इसका वर्ग करने से, इसका वर्ग करने से ये होगा कि इसकी वैल्यू हम, अगर ये मान लीजिए ऐसे का ऐसा लिखा है, आप यहाँ कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर हम एक फॉर्मूला देखें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर से होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण 2ab होता है एक फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि हमारे पास मॉड a का मापांक b का मापांक और a गुणित b, a b और a गुणित b तीनों चीज हमारे पास है। अगर इसका मतलब अगर हम ये फॉर्मूला लगाए तो कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं हम लिखते हैं, चूंकि हमें मालूम है a ऋण b, हाँ ऐसे ही लिख देते डायरेक्ट। ठीक है, a ऋण b का होल स्क्वायर बराबरी से होता है a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन, सॉरी यहाँ ऋण है तो ऋण 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर b। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसा हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, मॉड के फॉर्म में a ऋण b के मापांक के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमें दी है, b की वैल्यू हमें दी है, a गुणित b की वैल्यू हमें दी है। क्या करते हैं, वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू क्या है, a का मापांक दे दिया है हमें 2, तो 2 का स्क्वायर धन b का मापांक दे दिया है हमें 3 का स्क्वायर ऋण
2 का 2 और a गुणित b या a b का अदिश गुणन का मान दे दिया है 4, तो ये 2 गुणित 4 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9 और ऋण 4 दूनी 8। ठीक है, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा और 4 में अगर 1 जोड़े तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमारे पास a ऋण b के मापांक का वर्ग की वैल्यू आई है 5। अब जब हम वर्ग को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a ऋण b का मापांक बराबर इसे आ जाएगा करनी 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास। मैंने बताया कि इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन में आपका आंसर जो होगा वो वर्ग का फॉर्मूला लगा के या उसके मापांक का वर्ग करके ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में एक ही जो मेथड है या एक ही ट्रिक फॉलो होती है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें क्या हो रहा है। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि यदि a धन b धन c बराबर से 0 हो, एक एंगल वाला देख लेते हैं। ठीक है, हमें दे दिया है 3 सदिश का योग 0 हो। ठीक है, 3 सदिश a धन b धन c बराबर से 0 हो और a b c की मान दे दिया है हमें 3, a का मापांक दे दिया है 3, b का मापांक दे दिया है 5 और c का मापांक दे दिया है हमें कितना दे दिया है हमें 7। तो हमें क्या करना है, हमें जो दो सदिश है, सदिश A तथा सदिश B के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें सदिश A और B के बीच का कोण ज्ञात करना है। कब, जबकि हमें वैल्यूज दे दी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पर सबसे पहले मैंने बोला था लास्ट वाले पॉइंट को देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप लास्ट वाले पॉइंट को देखो, लास्ट वाली लाइन को देखो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है a तथा b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। a तथा b छोड़िए, बीच का कोण ज्ञात करना है दो सदिशों के। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि दो सदिशों के बीच का अगर कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर से होता है उन दोनों सदिशों का द्विगुणन और बट्टे में उनके मापांकों का गुना। यही मैंने बताया था। ठीक है, यही मेथड बताया था, यही फॉर्मूला बताया था, इसके अलावा कुछ नहीं बताया और इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है। अब हमें क्या बोला है उसने, cos थीटा नहीं बोला है, कोज्या नहीं बोला है, जो उसका कोण है उसकी कोज्या नहीं बोला है, उसने कोण बोला है। इसका मतलब हमें थीटा निकालना है। तो थीटा भी मैंने बताया था कि थीटा बराबर से cos इनवर्स तक ये वैल्यू हो जाएगी, बताया था। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें जरूरी क्या क्या है, किस चीज की जरूरत है, a और b के मापांक की जरूरत है जो कि हमें दोनों दिए हैं यहाँ पर। a और b के अदिश गुणन की जरूरत है जो कि हमारे पास यहाँ कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो a और b का अदिश गुणन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे अदिश गुणा। सोचिए, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि हमको एक फॉर्मूला मालूम है, a धन b का होल स्क्वायर बराबर से होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। ये फॉर्मूला या इसका एक यूनिट होता है, वो हम आगे पढ़ सकते हैं। पर अभी आपको कुछ कुछ फॉर्मूले, क्योंकि आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, आप 11th में 10th में 9th में मैथ्स में ये फॉर्मूले होते ही है, 8th में भी होते हैं, तो आपको ये सब मालूम होगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे बट आपको मालूम होगा। ठीक है, तो बीच का कोण ज्ञात करना है, ये फॉर्मूला से हमको मालूम है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें a गुणित b की वैल्यू जो चाहिए वो अगर ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ कहीं बना दे तो a गुणित b की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन की आखिरी लाइन से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपको दिया रहेगा कि क्या क्या है, बट लास्ट लाइन आपको बता देगी कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट क्या करना है पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस मान को ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी हमने देखा, आई बात समझ में। तो
सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं जो दिया है हमें a धन b धन c बराबर इसे 0, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको पहले हम ऐसा नहीं लिखते हैं। क्या करना है हमें करना ये है कि हमें a धन b की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, c को इधर पक्षांतर किया तो c धन में था, इधर गया तो ऋण में चले गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का मापांक ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण मापांक में हमेशा ये मॉड में धनात्मक मान रहता है, अगर वो ऋणात्मक भी है तो वो धनात्मक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमेशा हम इसको लिखेंगे c लिखेंगे, वेक्टर c, सॉरी c का मापांक किया, मॉड ऑफ v लिखेंगे, ना कि मॉड ऑफ माइनस c लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर मॉड के बीच में आ गया तो उसका मतलब यही होता है कि उसकी मान हमेशा धनात्मक होगा, ना कि ऋणात्मक, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब हमारे पास मॉड ऑफ c या c का मापांक दिया है 7, तो इसकी जगह हम 7 रख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, ये हमारे पास लिखा है बराबर इसे, ये हो गया 7। क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ए बी के लिए a धन b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए इसका वर्ग होना जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a धन b का होल स्क्वायर बराबर, इसे जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, ठीक है। ये मैं पहले 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये 7 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर धन मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर धन 2ab, यही फॉर्मूला होता है, यहाँ बताया मैंने। बराबर इसे 7 का स्क्वायर या 7 का वर्ग 49 होता है, ठीक है। इसके बाद हमें इसकी वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास। तो क्या रखते हैं, हम मान रखते हैं a और b का 3 और 5। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर, धन यहाँ लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, धन 2ab बराबर इसे 49। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो जाएगा। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, धन 2 वेक्टर a गुणित वेक्टर b बराबर इसे 49। आई बात समझ में? इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 और 25 कितना हो जाएगा 34, धन 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर b बराबर इसे 49। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 2a इंटू b बराबर इसे 49 ऋण 34, 2a इंटू बी बराबर इसे क्या हो गया 49 में 34 गए, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा, 4 में से 3 गए 1 बचेगा। तो a गुणित b का मान आ गया हमारे पास 15/2। इसको अभी कैंसिल भी कर सकते हैं, पर अभी रहने देते हैं क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो हमारे पास a और b के अदिश गुणन की वैल्यू ये आ गई। कैसे निकालना वो आपने अभी देखा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये निकाली वैल्यू। अब हमें एंगल निकालने के लिए हमारे पास ये भी है, ये दोनों भी है, इसका मतलब अब हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे, क्या था हमारा cos थीटा बराबर इसे दोनों का अदिश गुणन मतलब 15/2, 15/2 बटे में क्या था a और b के बीच कोण निकालना है, मतलब दोनों a और b सदिशों का मापांक। a का मापांक है 3 गुणित b का मापांक है 5 बराबर इसे क्या लिखेंगे हम 15/2, 3 और 5 15। अब हमें मालूम है इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक बटे के बटे में जब संख्या होती है तो पलट के ऊपर जाती है। क्या लिखेंगे हम इसको 15/2 गुणित 1/15, 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/2। तो cos थीटा बराबर इसे 1/2 आया। मैंने
पहले एक वीडियो बनाई थी कि एंगल की वैल्यू पे, कि मतलब साइन कॉस टेन कोट, जब हम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे उस टाइम, तो क्या उसमें उसमें वैल्यूज हमने पढ़ी थी कि किस एंगल की वैल्यू कितनी होती है। तो 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो 1/2 कॉस में मान होता है, तो हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 60 डिग्री को क्या 60 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, पाई/2 नहीं, पाई/3। ठीक है, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/3 लिख सकते हैं। ये भी मैंने बताया था उस टाइम। ठीक है, जो भी न्यूज हो गए पहले पुरानी वीडियोस थोड़ी सी देख ले, ताकि आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको समझने में इजी होगा। तो एक कॉस से कॉस कट गया, तो थीटा बराबर इसे कितना आ गया, 60 डिग्री। और मैंने अभी बताया 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, अगर आंसर 60 डिग्री के फॉर्म में नहीं है, डिग्री के रूप में नहीं है, तो आप इसको पाई/3 लिख सकते हो, पाई/3 लिख सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इस टाइप के क्वेश्चन है। अब आगे की क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज में देखेंगे, शायद नहीं, अगली एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, अभी तक हमारा चल रहा था सदिशों का अदिश गुणन, बट अब अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, सदिशों का सदिश गुणन कैसे होता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं। तो अगली क्लास में हम इन सब चीजों से डील करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।